दिल ही बहुत है मेरा इबादत के वास्ते, मस्जिद को क्या करूं मैं, शिवालों को क्या करूं। मैं जानता हूं सोचना अब एक जुर्म है, लेकिन मैं दिल में उठते सवालों का क्या करूं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। गायक सोनू निगम इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। उनकी नींद में खलल डाल रही है सुबह की अजान। वे इतना परेशान हैं कि उन्हें बार बार ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है। वो अपनी परेशानी आम जनता तक पहुंचाने के लिए सफल तो हो गए, लेकिन विवादों में भी घिर गए हैं। आइए पहले देखते हैं कि अजान को लेकर ट्विटर पर उन्होंने लिखा क्या था। ईश्वर सभी पर कृपा करें, मैं मुस्लिम नहीं हूं और आज अजान से जागा। भारत में कब तक धार्मिक रीतियों को जबरदस्ती ढोना पड़ेगा। जब उनके इस बयान पर बवाल मचा तो उनका दूसरा ट्वीट आया, मैं प्रार्थना के नहीं सिर्फ लाउड स्पीकर के खिलाफ हूं। अजान के शोर पर सोनू निगम के ऐतराज से नाराज पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक यूनाइटेड काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलवी सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी ने सोनू का सिर मुड़ाकर पुराने जूतों की माला पहनाने वालों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। इस फतवे का तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए सोनू निगम ने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वह खुद सिर मुड़ाकर आ गए। उधर फतवा जारी करने के बाद मौलवी सैयद शाह को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद मौलवी ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर जांच की अपील की। इस बीच सोनू निगम को मौसीकी की तालीम देने वाले उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान ने ट्वीट कर कहा है, सोनू सबका सम्मान करता है। खान ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया लगातार मुझसे संपर्क करके सोनू निगम के ट्वीट के बारे में मेरी राय जानना चाह रहा है। वह मेरा स्टूडेंट है और मेरे बेटे की तरह है। मैं उसे जानता हूं कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह सबका सम्मान करता है। उसकी बातों का गलत मतलब न निकाला जाए और धर्म को बीच में न लाया जाए। वह मंदिर और गुरुद्वारे जैसी धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाता है, जो कि शब्दों की सीमा के चलते एक ट्वीट में पोस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे मैं कई ट्वीट्स कर रहा हूं। और यदि सबको लगता है कि उसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो उन्हें सफाई के बाद माफ कर देना चाहिए। शांति बनाए रखें और सबसे ऊपर इंसानियत रहने दें। तो सोनू निगम के गुरु ने अपने शागिर्द का बचाव करते हुए वो सारी बातें कह दी जो सोनू को कहनी चाहिए थी। लेकिन सोनू एक गायक हैं, कलाकार हैं। उन्हें पता है कि मीडिया में कैसे बने रहना है। इसलिए अब उन्होंने अजान का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें अजान की आवाज़ आ रही है। कुल मिलाकर सोनू निगम ने जो मुद्दा छेड़ा है वह शोर का है। हालांकि शोर पर शोर मचाने के लिए उन्होंने अजान का ही नाम लिया, जबकि लाउडस्पीकर का उपयोग न सिर्फ मस्जिदों में होता है बल्कि मंदिर, गुरुद्वारे और न जाने कितने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शोर से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। अदालती आदेश यह भी कहता है कि चाहे दिन का वक्त ही क्यों न हो, अस्पताल के आसपास ऊंची आवाज न फैलाई जाए। लेकिन हमारे देश में कानून तोड़ने में मजा लेने वालों के साथ सख्ती कब और कैसे बरती जाएगी, यह बड़ा सवाल है। इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुष्परंजन जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहता हूं और आप उसका जवाब चाहता हूं कि आप सोनू निगम के जो ट्विटर का जो ट्वीट चल रहा है उनका, उसको किस रूप में लेते हैं? क्या ये मीडिया स्टंट नहीं है? देखिए, एक प्रश्न, दो क्लास है इस देश में बटा हुआ है। एक आम आदमी है, वो कहीं सफ़र करता है ऐसे किन्हीं चीज़ों से जो इरिटेट करता है उसे, तो सबसे पहले वो फ़ोन करता है पुलिस को, प्रशासन को, कि हमें ये दिक्कत है, यहाँ लाउड स्पीकर बहुत तेज़ बज रहा है, आप इसे देखिए। और पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और चीज़ें ठीक होती हैं। एक क्लास ऐसा है जो अपनी किसी भी ऐसी चीज़ों से उनका साबका पड़ता है तो वो सहारा लेते हैं, ट्विटर का सहारा लेते हैं, फेसबुक का, जो भी चीज़ें जो घर बैठे ही आपने ट्वीट कर दिया। और आपका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया जान जाए, यहाँ का शासन जान जाए इस देश का, और आपको अपने तरीके से उसे भुनाए और आप भी उसको अपने तरीके से भुनाएं। अब मुंबई का मसला आपको बताऊं, मुंबई हाई कोर्ट में अगस्त 2016 में एक मामला गया था, यही शोर वाला ही मामला। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसा कोई भी चीज़ आप नहीं बजा सकते हैं, कोई ऐसा साउंड सिस्टम जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और दूसरा ये अधिनियम 2000 का हवाला दिया था कोर्ट ने
कि अधिनियम 2000 में ये साफ साफ क्लियर कट सरकार का आदेश है कि आप रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोगों को। एक कोर्ट ने दूसरा ये कहा, मुंबई हाई कोर्ट ने, कि आप परमिशन लेंगे इस बीच में जो समय है सुबह से लेके, और चाहे मस्जिद में हो या मंदिर में हो या किसी भी धार्मिक स्थल पे हो या कोई भी नॉर्मल आयोजन हो, उसमें आपको साउंड सिस्टम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से या जो भी कंसर्न जिला प्रशासन है उससे आपको आदेश लेना पड़ेगा, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन में सुबह से लेके रात को 10 बजे तक के का जो टाइमिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सोनू निगम को पता नहीं ऐसे कायदे कानून से कितना पता है या उसे चाहते हैं नहीं चाहते हैं। टाइमिंग मुझे लगता है कि राजीव जी इसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ और भी उद्देश्य है। आपने सिर्फ अजान को ही क्यों टारगेट किया, और भी धार्मिक आयोजन होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस म्यूज़िक इंडस्ट्री से सोनू निगम जुड़े हुए हैं, तमाम आप हम सब जाते हैं और डीजे का आयोजन देखते हैं, सबसे ज़्यादा अगर न्यूसेंस वैल्यू होता है तो डीजे के माध्यम से होता है। कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना किस वॉल्यूम में चलना चाहिए, किस वॉल्यूम में नहीं चलना चाहिए, उसका क्या असर पड़ता है लोगों पर, इससे कोई मुझे लगता है कि लेना देना नहीं है। तो आप अपने उस इंडस्ट्री को क्यों नहीं आप जी, जैसा आप बता रहे हैं कि वो गायक हैं और वो लाउड स्पीकर के उपयोग को और दुरुपयोग को अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। हिंदुओं के कई त्यौहार हैं जिसमें आप जैसा कह रहे हैं, या जैसी बात मैंने पहले भी की कि हिंदुओं के कई त्यौहार हैं जिसमें शोर, कई मतलब ढेर सारे शोर मचाने के उपकरण वहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। ढोल, नगाड़े, लाउड स्पीकर सब कुछ बजाया जाता है, तब तो उनको कुछ गलत नहीं लगता। हाँ, मतलब कि आप देखिए ना, पिछले साल ही शिवसेना का एक जुलूस था मुंबई में ही, तो उस समय एक दिव्या प्रभात करके एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी उसको उठाया था इस मुद्दे को कि इस शोर की वजह से देश में कई जो मेट्रो सिटी हैं वहाँ लोगों के सुनने की क्षमता घट गई है, मतलब कि 20 dB घट गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये डीबी क्या है जरा समझाइए। हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ। डीबी जो कोई भी ध्वनि वाला जो यंत्र है उसकी जो वॉल्यूम होता है उसे चेक करने के लिए डीबी का इस्तेमाल होता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे गर्मी मापने के लिए सेंटीग्रेड या उसी तरह से ध्वनि को मापने के लिए भी ये डेसिबल्स उसको बोलते हैं। तो आमतौर पे हम लोग घरों में बैठ के जो बातचीत करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने जो मानक तय किया है उसके अनुसार घरों में जो हम बातचीत करते हैं 30 डेसिबल्स होना चाहिए, 30 dB। और घर से बाहर अगर सामान्य बातचीत होती है तो 40 डेसिबल्स तक जाता है, 40 dB तक जाता है। लेकिन जैसे ही ये बढ़ता चला जाता है, 80 dB चला जाए, तो उसमें आदमी बहरा भी हो सकता है। कई बार उसको कई तरह के रोग हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकता है, कुछ भी जो रक्तचाप संबंधी रोग हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षियों पर भी इसका असर पड़ता है, इन्वायरमेंट पर, इको पर असर पड़ता है, घरों के स्ट्रक्चर पे असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले जो माइक चलते हैं आजकल, जो ट्रकों में लाद के और माइक चलाया जाता है, इससे हमारी दीवारें जो थराने लगती हैं जब वहाँ से गुजरते हैं, तो ये सब कुल मिला के ये नुकसान वाली चीज़ें, और दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही हैं। इस पर कोई चेक नहीं है, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, कोई भी जो मेट्रो शहर हैं, वहाँ एक परंपरा सी चल पड़ी है कि छोटा मोटा आयोजन भी हो, शादी ब्याह भी हो, या कोई भी ऐसा कोई, ये माइक वाले जितने लोग हैं उनको रोकने के लिए प्रशासन बिल्कुल लाचार, पंगु सा ही दिखता है। तो पुष्परंजन जी, ये जैसा आप बता रहे हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर मसला है, और इस मसले को रोकने के लिए इस मामले पर अदालती फैसला भी है, कानून है, सब कुछ है। उसके बाद भी जिस प्रकार इस पे रोक लगनी चाहिए, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आदेश ये भी है कि सुबह 6 बजे के बाद और से लेकर के रात्रि काल, मतलब रात के 10 बजे तक, अगर आप कोई ऐसा बड़ा आयोजन करते हैं जिसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग करना है आपको, उपयोग करना है आपको, तो आपको परमिशन लेना होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो ये दिख रहा है कि आप दिन तो छोड़ दीजिए, रात में भी कोई परमिशन नहीं लेते। दिल्ली सरकार ने 2012 में गौरैया को राज पक्षी घोषित किया था और करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए थे।
उसके बचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि आज की तारीख में इस अध्यादेश के पास होने के मतलब 5 साल हो गए, गौरैया दिल्ली से गायब है, गौरैया आप देख नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं जर्मनी था, वहाँ की बात बता रहा हूँ, नॉर्थ राइन वेस्टफालिया एक प्रांत है, वहाँ पर सरकार ने उल्लुओं के संरक्षण के लिए वहाँ पर बाकायदा एक इलाका था, वहाँ पर उल्लुओं के प्रजनन के लिए उसके रिजर्व किया गया, और उस इलाके से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। गाड़ी अगर गुजरती भी है इमरजेंसी में तो उसमें हॉर्न बजाना बिल्कुल मनाही थी, ताकि वहाँ पक्षी जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो, उनके प्रजनन पे, उनके सोने पे, उनके किसी भी काम में हस्तक्षेप न हो। इतना ध्यान गवर्नमेंट ने रखा वहाँ पर, और उल्लुओं की प्रजाति बहुत बढ़ी। लेकिन अपने देश में क्या है, उल्लू जो है या तो पूजा के लिए उसका इस्तेमाल होता है या फिर प्रसन्न के लिए, उसका मजाक उड़ाइए उल्लू का। तो ये अजीबोगरीब, मतलब कोई तालमेल नहीं है पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ। हमारे यहाँ कोई भी व्यवहार या उसको जब इंसानों के साथ किसी प्रकार का वो, अगर ये हमको पता है कि ध्वनि प्रदूषण से बीमारियां हो रही हैं, और उस इंसानों के साथ अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और उसको आप जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है शांति की, उसके बाद भी अगर ये होता है तो कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल्स, आप मनाही है कि आप हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द जब आप चलें तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, हॉर्न तक नहीं बजना चाहिए, और बल्कि कोई साउंड सिस्टम नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हम जिस इलाके में रहते हैं, धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल है, और उस इलाके से अमूमन आप देखेंगे कि खूब तेज़ हॉर्न से गाड़ियाँ चलती हैं, या फिर बहुत तेज़ शोर वाले माइक चलते हैं, वही थराने वाले माइक जो होते हैं ट्रक में लाद के चलते हैं। तो कहाँ ये सब नियम कायदे का? एम्स के आसपास देखिए बहुत शोर, वहाँ भी शोर का लेवल कोई कम नहीं है। तो उस मानक को तो बिल्कुल नहीं, बल्कि फरवरी 2016 में, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है NGT, उसने दिल्ली सरकार से पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो दिल्ली सरकार ने ठीक उसके 1 महीने के बाद, मार्च 2016 में, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी है, उसने एक कमेटी बनाई, सब कमेटी, जितने भी यहाँ पर राजस्व ज़िले हैं दिल्ली के, वहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की बात की गई कि ध्वनि को समझना है कि कहाँ कहाँ ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, तो उसे आप रिकॉर्ड कीजिए और पेनल्टी इम्पोज कीजिए। एक भी ऐसी कार्रवाई नहीं दिखी, ना ऐसा कुछ। पुष्परंजन जी, कोई ऐसा आंकड़ा भी है क्या दुनिया में ध्वनि प्रदूषण को मापने का? जैसे आप बता रहे हैं कि जिसे डीबी में मापा जाता है, और हम ये देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण में हम अपने खुद ब खुद काफ़ी आगे हैं, जल प्रदूषण में हम आगे हैं। क्या हम ध्वनि प्रदूषण में भी अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने साबित किया है, मतलब कि बहुत ही शर्मनाक है अपने आप में। न्यूयॉर्क में एक संस्था है सिटी क्वाइट करके, तो उस संस्था ने सर्वे कराया 4-5 साल पहले। उस सर्वे में दुनिया के 10 ऐसे ठिकाने हैं, शहर हैं, जहाँ की सबसे ज़्यादा शोर होता है। उस सर्वे में पता चला कि न्यूयॉर्क, खुद जहाँ वो संस्था है, उसने भी बताया कि उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा शोर होता है। और बाकी जो 10 शहर के नाम लिए, उसमें से 3 शहर तो भारत के ही हैं, उसमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का, हैदराबाद का नाम है, सॉरी। तो इस तरह से 3 ऐसे शहर एक ही देश के हों तो शर्मनाक है अपने आप में। बाकी शहर में उसने शंघाई का नाम लिया, टोक्यो का नाम लिया, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है वो, और दूसरा नंबर शंघाई है, और तीसरे में दिल्ली का नंबर आता है। उस संस्था ने ये भी कहा था कि 2020 तक दिल्ली की आबादी, जो इस समय आबादी है, 40% और बढ़ जाएगी। तो जब आबादी बढ़ती है तो शोर भी बढ़ता है वहाँ पर। बिल्कुल, ये मानक तो है अपने आप में। तो कभी भी सरकारें जो हैं वो गंभीर नहीं हुई। अच्छा, दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुझे दिखता है वो ये कि 2014 के चुनाव के बाद से अचानक राजनीतिक रैलियों में बहुत ज़्यादा आपने ध्यान दिया होगा कि देश उस बात में मैं आने वाला था कि अभी लगातार देखिए हमारा देश जो है लगातार चुनावी मोड में रहता है। आप एक चुनाव जब खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये जो राजनीतिक रैलियों की आप बात कर रहे हैं, उसी से एक सवाल ये भी उठता है कि जब राजनीतिक रैलियां हो रही हैं उसमें भी खूब शोर हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने MCD का चुनाव देखा, उसमें भी अलग अलग तरह के गानों के साथ में प्रचार प्रसार चल रहे थे, किया गया। तो
चूंकि राजनेता हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज को बदलने की, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनको दूर करने की। एमसीडी का चुनाव हो रहा है तो मुद्दा जो है वो गंदगी साफ करने की, मतलब स्वच्छता की बात आ रही है, सब कुछ है। तो हम ऐसे राजनेताओं से क्या ये उम्मीद न करें कि वो इतना जो ध्वनि प्रदूषण एक बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है, इसको दूर किया जाए? नहीं, इसको कौन दूर करेगा? जब देश के जो प्रधान सेवक हैं वो भी कहीं अवतरित होते हैं तो उनको सबसे पहले शो चाहिए, एकदम खूब शोर शराबा, गाना गीत, ढोल धमाका, हाथी घोड़ा पालकी, जब पूरा आ जाएगा, सज जाएगा मंच पूरा, तब जाके वो अवतरित होते हैं और खुश होते हैं कि देखिए साहब हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है इस तरह का। तो ये नकल जो है, बड़े का नकल छोटा करता है। छोटे स्तर पे भी अब देखेंगे, जब शहर का छुटभैया नेता भी है उसे भी रैलियां लंबी चाहिए, उसे भी ढोल धमाका ताशा बजाते हुए जब तक निकलेंगे नहीं लोग, जुलूस पूरी रथ यात्रा नहीं निकलेगी तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। और उसमें क्या होता है, जो आम आदमी है, कोई रोगी है, कोई बीमार है, घर पे बैठा, किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, वो घर पे बैठा हुआ अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वो सब चीज़ छोड़ के फिर उस बेचारे आप उसके दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं से, बीमार को और मार रहे हैं आप कहीं ना कहीं से। तो शोर भी अपने आप में एक राजनीतिक वायलेंस का रूप लेता जा रहा है। भी शोर का आतंक भी बहुत ज़बरदस्त इस देश में मुझे लगता है फैलता जा रहा है, चाहे छोटा सा कस्बा हो या मेट्रो शहर हो। शोर की बात हम कर रहे हैं और कुल मिलाकर के मामला जो है वो सोनू निगम के एक अजान को लेकर के जो किया गया ट्वीट है जिस पर लगातार बात हो रही है। मैं एक सवाल इसी से उठता है और मैं सोनू निगम के उस ट्वीट की ओर आना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। उसमें जो ओवरऑल जो देखा जा रहा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की अजान की। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये सोनू निगम का जो ट्वीट है ये सोनू की नादानी है या राजनीतिक रूप है या कोई साजिश है इसके तहत कि यहाँ जो अभी समय है, इस समय एक सांप्रदायिक सौहार्द को जो दूर करने की बात हो रही है, जो गैप बढ़ाने की बात हो रही है, उस गैप को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए, कोई भी जो सार्वजनिक जीवन में नामी गिरामी जो व्यक्ति, जो शख्सियत होती है, अब सोनू निगम की बात करते हैं, सोनू निगम को उस नुक्ते नज़र से लोग देखते हैं जो सोचते हैं कि ये बड़ा निष्पक्ष व्यक्ति होगा, ये सबको एक चश्मे से देखने वाला व्यक्ति होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब इसकी निगाह में एक जैसा, मतलब कि अगर कुछ धर्म के नाम पर न्यूसेंस वैल्यू होता है तो सब करते हैं और नहीं होता है तो शायद नहीं करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि आजकल चर्च में भी, चर्च म्यूजिक सबसे अच्छा मानते थे, शांत, वहाँ भी फिल्मी गानों की नकल शुरू हो गई है। शोर वहाँ भी होता है, कई बार मैं चर्च म्यूजिक को देखता हूँ तो काफ़ी फ़र्क है, मतलब कि यहाँ के चर्च म्यूजिक, मैं यूरोप की चर्च म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ या मॉस्को के चर्च म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। सोनू निगम मुझे लगता है कि उन इलाकों में भी ज़रूर जाते होंगे भारत के अलावा जो मुस्लिम बहुल देश हैं, और ख़ासकर मैं तुर्की का एग्जांपल दे रहा हूँ। तुर्की में चूँकि इस्तांबुल बहुत रहा मैं और अंकारा भी रहा, इस्तांबुल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जो ब्लू मॉस्क है, ब्लू मस्जिद, जी बिल्कुल, जिसके लिए तुर्की जाना जाता है, इस्तांबुल की का वजूद बल्कि ब्लू मॉस्क है। वहाँ पर जब एक पहला नमाज अजान शुरू होता है तो उसके इर्द गिर्द के 5 मस्जिद और हैं, एक पैरा ख़त्म हुआ, दूसरा फिर उस दूसरे पैरे को उठाता है, तीसरे, वो पूरे शहर का सर्किल जो है वो अजान से ही ख़त्म होता है, मतलब एक ख़त्म हुआ दूसरा उठा लिया, ऐसे, और इतना संगीतमय होता है, इतना अच्छा होता है कि आनंद आ जाता है जी। उसी तरह से मैं उत्तराखंड में गया, वहाँ पर जो कई ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ भी जो पूजा सुबह में शुरू होती है लगभग 5 साढ़े 5 बजे एकदम, उस समय भी जो मंत्रोच्चारण होता है, आप निश्चित रूप से इरिटेट नहीं होंगे, आपको आनंद आएगा उससे। सवाल यहाँ वॉल्यूम का है, अगर आप किसी वॉल्यूम से डिस्टर्ब थे तो आपको चाहिए था पुलिस में कंप्लेन करना या प्रशासन में इसकी शिकायत करना, लेकिन आपने जिस तरह से उसे ट्विटर के माध्यम से कोशिश की है इसको उछालने की, उसका फ़ायदा आप भी उठा रहे हैं, यानी सोनू निगम भी उठा रहे हैं, और उनसे जो देश में जो माहौल इस समय बना हुआ है वो तत्व तो सबसे ज़्यादा उठा रहा है, उस तत्व को मौका मिल गया है और भी इसमें उंगली उठाने के लिए कि देखिए जी, सारी बुराइयां जो हैं मस्जिद में है, सुबह सुबह ये लोग बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बाकी चीज़ें तो सब ठीक चल रही हैं। तो इसका नुकसान सांप्रदायिक सौहार्द को भी पड़ रहा है, सामाजिक जो ताने बाने हैं
ताना बाना भी टूट रहा है कहीं ना कहीं से इस तरह। और ख़ासकर सोनू निगम जैसे कलाकार को इन चीज़ों को ऐसे विवाद में पढ़ के वो नुकसान कर रहे हैं समाज के लिए, खुद का करें या नहीं करें, समाज का कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोनू निगम का इस मुद्दे को उठाने का मकसद चाहे जो रहा हो, पर बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। इस देश के लोग दूसरों के मज़े के लिए अपने कानों पर अत्याचार क्यों सहन करें? अदालती फैसलों के बावजूद अगर लोग ध्वनि प्रदूषण फैलाना बंद नहीं करते तो समाज को आवाज़ उठानी ही होगी। हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। पुष्परंजन जी, आपने ध्वनि प्रदूषण और इस अजान को लेकर सोनू निगम के ट्वीट पर जो अहम जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।